नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड की सियासत में इन दिनों पॉलिटिकल ड्रामा अपने उफान पर है। जहां एक और कल्पना सोरेन विधिवत रूप से विधानसभा की सदस्य हो चुकी हैं, तो वहीं कांग्रेस के आलमगीर आलम ने भी आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब झारखंड कांग्रेस में मंत्री पद के लिए आने वाले समय में राजनीतिक नूरा किश्ती तय मानी जा रही है। एक तरफ तो कांग्रेस में जहां मंत्री पद के लिए फील्डिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर कल्पना के विधानसभा के सदस्य बनने के बाद कौन करेगा राज्य का नेतृत्व। इस सवाल को लेकर सबकी निगाहें झारखंड पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले समय में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में किसके चेहरे पर जेएमएम लड़ेगी चुनाव, ये बड़ा सवाल है। तो आज झारखंड में सियासी करवट क्या तस्वीर लेकर आती है, इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। तो झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद चंपाई सरकार के नेतृत्व पर सियासत केंद्रित है। राज्य का निजाम क्या फैसले लेंगे, इस पर सियासत का पहिया घूमेगा, क्योंकि राज्य में 2 मंत्री पद खाली हैं। अब मंत्री पद की दौड़ में शामिल नेताओं के चर्चाओं के किस्से सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। वैसे तो जब जब राजनीति लड़खड़ाती है, तब तब सियासत तजुर्बे की ताकत देता है। ऐसे में एक बार फिर से झारखंड की सियासत हिलोरे मार रही है, क्योंकि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद आलमगीर आलम ने सोमवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजभवन ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जेल के नियमों के तहत आलमगीर आलम अपना इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री को भेजे हैं। साथ ही कांग्रेस विधायक के नेता होने के नाते पार्टी के पद से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी भेज दिया है। आपको बता दें कि टेंडर घोटाले मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम मंत्रालय के सभी पोर्टफोलियो कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वापस ले लिए थे। वैसे बीजेपी मंत्री आलमगीर आलम को मंत्रालय से बर्खास्त करने की मांग कर रही थी। आलमगीर आलम के मंत्री पद के इस्तीफे के बाद झारखंड कांग्रेस के अंदर फिर से हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। आलम की जगह पर कांग्रेस कोटे से मंत्री एक विधायक को बनाया जाएगा। चर्चाएं ये भी हैं कि दीपिका पांडे, इरफान अंसारी मंत्री बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कल्पना सोरेन ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। अब राज्य में 12वीं मंत्री के रूप में कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा तेज है। साथ ही बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सोमवार को विधानसभा की विधिवत सदस्य बन गए, जिस मकसद से उन्होंने घर की दहलीज से सियासत की सीढ़ी पर कदम रखा था, अब उसके पूरा होने की बारी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब वे झारखंड की सत्ता संभालेंगे, इस सवाल का जवाब झारखंड तलाश रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। झारखंड की सियासी हलचल पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ कमाल खान जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कुंदन तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कुंदन जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। जिस तरह से झारखंड की हम बात कर रहे हैं, कल्पना सोरेन अब विधिवत रूप से विधानसभा की सदस्य हो चुकी हैं, और विधानसभा की सदस्य होने के बाद, क्योंकि अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या चंपाई सोरेन की कुर्सी खतरे में आ सकती है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि उनकी कुर्सी खतरे में आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से जेएमएम ने या इंडी गठबंधन ने झारखंड में चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद जिस तरह से उनका रिजल्ट आया, रिजल्ट के साथ साथ सिर्फ वो 5 सीटों की बात नहीं है, पूरे झारखंड में पैन झारखंड में जो उनका कोर वोट बैंक था वो रिगेन हो गया। और इस पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कल्पना सोरेन जी का अच्छा मैनेजमेंट रोल है। और अगर कल्पना सोरेन जी अगर ऐसा करती हैं कि कुर्सी चंपाई सोरेन जी की कुर्सी के साथ अगर वो को सीएम बनती हैं, तो ये जो मैनेजमेंट का बेनिफिट हुआ है, लॉस है, तो मुझे लगता है कि इसका मोटा मोटी मुझे लगता है कि अभी तो ये सिचुएशन नहीं होगा।
कल्पना सोरेन स्मार्टली अगला इलेक्शन 4 महीने में है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का नेतृत्व किया है, विधानसभा चुनाव का नेतृत्व भी कल्पना सोरेन ही करने वाली हैं और उन्हीं के चेहरे पर जेएमएम आगे बढ़ेगी। ऑफ कोर्स वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो, मुझे लगता है उनको सीएम कुर्सी की जगह मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। वो अगर और बेहतर मैनेज करेंगी तो, और जो आंकड़े मेरे बता रहे हैं कि अगर आज के डेट में विधानसभा चुनाव झारखंड में होता है तो आराम से जेएमएम पिछली बार से ज्यादा सीटें लाकर, मुझे लगता है कि जितने आंकड़े मैंने आपके चैनल पे बताए थे, पहले ही आपके चैनल बता चुका हूं मैं कि ट्राइबल वोट जा रहे हैं या परफॉर्मेंस खराब होने वाली है भाजपा की, आपके चैनल से बता चुका था मैं पहले भी। तो अभी उसके अनुसार से भी मुझे लगता है कि जो रिजल्ट मैंने आपको दिया वही सा रिजल्ट वैसा ही हुआ, और उसी का मतलब उसी डेटा के आकलन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जेएमएम बहुत आगे है भाजपा से विधानसभा चुनाव। तो आप एक बार फिर से वापसी की बात कर रहे हैं। कमाल खान जी, क्या कहना है इस पर आपका? कमाल खान जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ये सुनाई दे रहा है जी। पूछा जाए जी, अपनी बात रखिए। कुंदन तिवारी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। कुंदन तिवारी जी का साफ कहना है कि जिस तरह से कल्पना सोरेन की परफॉर्मेंस रही है लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर भी वो एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि वापसी कर रही है जेएमएम और महागठबंधन। देखिए, ये आपका लोग ख्याली भुला फड़का रहा है, लोग ऐसी बात नहीं है। अब आप बताए है कि 14 लोकसभा में 9 लोकसभा तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और 81 विधानसभा नहीं, लेकिन 12 से 9 पर आप आ गए ना, 3 का नुकसान आपको झेलना पड़ा ना। चलिए, उसका तो हम लोग समीक्षा करेंगे कि किस परिस्थिति में मेरा कम हुआ है और जहाँ कमी है उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन ये भरम में यूपीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन के लोग ना रहे कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम आपका बहुमत प्राप्त करेंगे। इस बार लिख लीजिए कि पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जिस तरह सशक्त और मजबूत केंद्र में सरकार बनी है, उसी तरह 2/3 बहुमत से झारखंड में भी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, तो आप भी ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से अब सरकार अदला बदली होगी और बीजेपी काबिज होगी। लेकिन जिस तरह से आपको नुकसान हुआ है, 12 के मुकाबले आप 9 पे आए हैं, मोदी मैजिक की आप बात कहते हुए नजर आ रहे थे, तमाम योजनाओं की बात कहते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद भी जनता ने जिस तरह से नकारा है, ऐसे में कैसे कहा जा सकता है? और दूसरी तरफ कल्पना सोरेन ने जिस तरह से जेएमएम का नेतृत्व किया है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किया है, 5 सीटों में से 3 सीटें वो निकाल के ले गई हैं, और ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस को नकारा नहीं जा सकता। ऐसा है कि उनके में पारिवारिक आपका पार्टी ये है और अभी नई आई है और इतना जल्दी मैं तो भरम में नहीं हूँ, ठीक है, ये भरम में इंडिया गठबंधन के लोग रहे और विधानसभा चुनाव के वक्त आप भी देख लेंगे कि कौन भारी है, एनडीए गठबंधन की इंडिया गठबंधन। अच्छा, हमारे साथ निश्चित रूप से हमारे साथ रियाज अहमद जी भी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। रियाज जी, स्वागत है आपका। आपने सुना कमाल खान जी क्या कह रहे हैं कि अभी कल्पना सोरेन जी आई हैं और इंडिया गठबंधन भरम में हो सकता है लेकिन बीजेपी नहीं है। देखिए, कमाल खान जी पता नहीं किस ये पे जी रहे हैं। देखिए, हमारा परफॉर्मेंस पहले से बेहतर था और निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे और फिर से आम जनता के बीच में हम लोग रहेंगे। और जिस तरह से इस सरकार ने काम किया है, तो हमारे 2 सीट के जेएमएम के थे, कांग्रेस के थे, हम लोग 2 से 5 में हुए हैं, तो हम लोगों के लिए ये अपग्रेड कहा जाएगा, हम लोग के लिए प्रमोशन कहा जाएगा, हम लोगों के लिए ये हाँ, लेकिन ये प्रमोशन का क्रेडिट तो सारा कल्पना सोरेन को जाता है। कांग्रेस के नेता तो वहां बहुत ज्यादा नजर नहीं है। दूसरी बात ये कि अब आखिरकार आलमगीर आलम ने जिस तरह से इस्तीफा दे दिया है, क्या लगता है आपको मंत्री पद के लिए कवायद तो शुरू हो गई होगी? देखिए, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और मुख्यमंत्री उसमें क्या निर्णय लेते हैं, ये मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। मंत्रिमंडल का विस्तार करना है या फिर इसी मंत्रिमंडल पे चलाना है, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? नहीं तो पार्टी में किसी नाम को लेकर चर्चा नहीं हो रही आलमगीर आलम के इस्तीफे देने के बाद? निश्चित तौर पे चर्चा होगी। अब पार्टी इसमें क्या रणनीति अपनाती है, कल हम लोगों की समीक्षा बैठक है लोकसभा चुनाव को लेके,
उसके बीच में क्या रणनीति बन के आती है, उसके बाद पार्टी क्या रणनीति बनाती है, ये आगे देखने वाली चीजें होंगी कि पार्टी क्या एक्शन लेती है। कुंदन तिवारी जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस में आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद क्या स्थिति बनी? और दूसरी तरफ रियाज अहमद जी बेहतर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, पर क्या आपको भी लगता है कि झारखंड में जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है उसमें कांग्रेस की भी अहम भूमिका रही है, या केवल कल्पना सोरेन की मेहनत का कमाल है वो? देखिए, मैं इसलिए कल्पना सोरेन जी का नाम लूंगा, कारण क्या है कि आप डेटा देखेंगे या वोट बैंक देखेंगे तो जो वोट बैंक जेएमएम का है वो वोट बैंक कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस की वोट बैंक जो सिनेरियो में थी उस वोट बैंक के डेटा में घटा है, लेकिन ये पूरा मुझे लगता है जेएमएम का। अगर जेएमएम खूटी और ये भी लड़ती, अगर जेएमएम भी लड़ती तो जेएमएम भी जीत जाती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। इनको डाउट ऑफ बेनिफिट कांग्रेस को यहाँ पे हुआ है, क्योंकि आप देखिए जो कांग्रेस की सीट थी, आप देखेंगे यहाँ पश्चिमी सिंहभूम, वहां से जेएमएम जीत कर आई है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है सेक्शन में। और इस चुनाव में भी मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस है बहुत बड़ा कारण जेएमएम है। कांग्रेस इस परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे कि अगर ऐसी सीटें हैं जिनको 17 सीटें मिली, उसमें से 3 सीटों को छोड़कर बाकी 14 सीटें ऐसी हैं जो कि बेसिकली ट्राइबल और वोटिंग पैटर्न ऑफ जेएमएम के कारण ये चुनाव जीती है। और आगे भी आप अभी जो डेटा चुनाव देखेंगे कि चाहे वो रांची की सीट हो, चाहे कोई भी सीट हो, जो कमाल खान साहब कह रहे हैं कि भैया परफॉर्म तो हम लोगों ने 8 सीटों पे करा है, पर उनका वोटिंग पैटर्न खराब हुआ है। लोग कम मार्जिन से चुनाव जीत कर आए हैं। उसके अलावा जो उनके साथ ट्राइबल वोटर्स वो संख्या जिस संख्या में थे, शेड्यूल कास्ट की संख्या में थे, अदर ओबीसी कम्युनिटी की संख्या में थे, और इनके एलाय खास करके जो आजसू पार्टी है उनका तो वोट ही नहीं आया। 2.1% का टोटल पोल मिला है भाजपा को, कुर्मी संगठन का। सारा वोट तो जयराम बात को लेके। ठीक है, मैं कांग्रेस के मंत्री पद को लेकर आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन कमाल खान जी पहले इस पर जवाब दीजिएगा। जी, ऐसा है कि वही मैंने पहले कहा कि ये हमारा जो 5 सीटों पर, जैसे खूंटी, चाईबासा, दुमका, राजमहल और लोहरदगा, वो है, तो उसको हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और करेंगे उसको। और समीक्षा में किस कारण से हमारा 5 सीट लॉस किए हैं, लॉस में मान लिया कि 3 सीट तो सीटिंग था मेरा, तो तीनों सीट हमने लॉस क्यों किया है, और 2 सीट और था राजमहल और चाईबासा का, उसको भी हम नहीं जीत पाए हैं। इसलिए हम लोग समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद जो कमी है वो कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे कि आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में कहीं हमको इस तरह का घाटा लॉस न हो। और जहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी का, तो जो है हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, जहां नहीं है लोकसभा में थोड़ा नुकसान हुआ तो इसका भरपाई हम लोग विधानसभा चुनाव में कर लेंगे। हमारा कैडर है चारों तरफ नहीं, लेकिन कुंदन तिवारी जी तो ये कह रहे हैं कि आपका वोट तो कम आया ही आया। आजसू पार्टी को लेकर उनकी भूमिका पर सवाल उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा है कि उनका वोटर तो निकला ही नहीं, नगण्य भूमिका रही। देखिए, ऐसा है कि वही चीज ना कि आजसू पार्टी और भाजपा दोनों एनडीए के लोग हैं, वो आपका समीक्षा करेंगे। आजसू के लोग भी नहीं, लेकिन बीजेपी के द्वारा अक्सर ये कहा जाता है कि अगर किसी चुनाव से पहले कोई चुनाव होता है तो उसे ट्रेलर के रूप में देखा जाता है, तो ट्रेलर तो आपको दिखा दिया झारखंड की जनता ने। नहीं, ये लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव था, लेकिन ये विधानसभा का आने वाला अलग परिस्थिति है। और पिछली बार हम लोग विधानसभा चुनाव में हारे हैं और उसका भी हमने समीक्षा किया था कि क्यों हारे हैं। और लोकसभा, तो आपको लगता है कि जिस तरह से कल्पना सोरेन को आदिवासियों का साथ मिला है, जो सहानुभूति उनके साथ आई है, वो विधानसभा के चुनाव में नहीं चलेगी? देखिए, नहीं चलेगी, इसलिए कि लोगों को झूठ और भ्रम पैदा करके वोट लेने का जो प्रयास किए हैं वो भ्रम विधानसभा। रियाज जी, इस पे जवाब दीजिएगा। देखिए, भ्रम और चुनाव नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल गए हैं। रियाज अहमद जी, और हम लोग जेल आपका नहीं भेजे हैं, ईडी और आपका ये झूठ और भ्रम का जो पैमाना तय किए थे, उससे बड़ा पैमाना कोई तय किया है क्या? जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी का, जिस तरह से उन्होंने झूठ बोल के 15 लाख सबके खाते में आएंगे, जिस तरह से उन्होंने बोला था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जिस तरह से बोला था आदर्श ग्राम योजना करेंगे, जिस तरह से उन्होंने बोला था
महंगाई कम करेंगे, तो इससे बड़ा झूठ कौन बोला है? और इससे बड़ा झूठ बोल के कौन सत्ता में आया है? इससे बड़ा झूठ बोल के कोई सत्ता में आया नहीं है। जितने वादे किए तो उन्होंने पूरा तो किए नहीं है। तो झूठ और भ्रम की स्थिति भारतीय जनता पार्टी वाला ने फैलाया है कि हमारे जो नेता, जिनको आदिवासी नेता, जिनको इन्होंने जेल भेजा, और जेल भी ऐसे आरोप में भेजा जहां पर आरोप लगता नहीं है। आज न कल हेमंत सोरेन जी की बेल हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। और इस प्रदेश की जनता देख रही है एक एक चीज को, यहाँ के मूलवासी और यहाँ के आदिवासी एक एक चीज। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं, पर मंत्री आलमगीर आलम, उनसे जुड़े पीएस के पास में तो पैसा निकल कर आता है, जवाब देने में आप सक्षम नहीं होते, फिर आखिरकार हार कर आपको इस्तीफा देना पड़ता है। इतने लंबे समय बाद इस्तीफा निकलकर सामने आया, इसके पीछे मंशा क्या थी? नहीं, हार के इस्तीफा नहीं देना पड़ता है, और किसी के दबाव में हम इस्तीफा नहीं लेते हैं। कोई बोल दिया और हम इस्तीफा तुरंत ले लिए, ठीक है। वो जेल गए, अभी तक तो प्रूफ कर पाए नहीं है कि पैसा उनका था। ईडी प्रूफ कर पाई क्या? अरे तो आपके नेता भी तो ये प्रूफ नहीं कर पाए ना कि पैसा किसी और का था। अच्छा, अभी मेरा नेता को तो सब मौका ही नहीं मिला है कि पैसा किसका था। अभी तो ईडी चार्जशीट, उसमें हमारे नेता को मौका भी मिलेगा और छूट के भी आएंगे। अच्छा। इसमें घबराने की जरूरत थोड़ी है। अभी जुम्मा दिन हुआ, वो अरे पैसा मिला हमारे पीए के नौकर के। अरे रियाज अहमद जी, इतने करोड़ों की गड्डियां मिलती हैं और उसके बाद नौकर के घर पर मिलती हैं, और उसके बाद कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं है। कुंदन तिवारी जी, किसके घर पे मिलती है? भ्रष्टाचार के ये मुझे भी मालूम है किसके घर पर मिली है, आपको भी मालूम है किसके घर पर मिली है, लेकिन फिर आप वो कनेक्शन ही बता दीजिए। अरे रियाज अहमद जी, पूरी डेटा शीट, पूरी एक्सेल शीट मिली है। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। किसी के पीए के नौकर के यहाँ अगर पैसा मिलती है, उसका आरोप उस मंत्री का जाएगा कि उस पीए, दो भी मंत्रियों के यहाँ रहा था बीजेपी का, सीपी सिंह और नहीं, ठीक है। और एक्सेल शीट जो मिली उसकी जानकारी मुझे लगता है आपको होगी, उसकी जानकारी। नहीं है जानकारी, अभी तो प्रूफ बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे ये कोर्ट पे। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास में। कुंदन तिवारी जी, क्या कहना है आपका? जिस तरह के अभी तक ईडी को सबूत इस मामले में, हालांकि दोषी अभी तक नहीं है जब तक पूरा फैसला निकलकर सामने नहीं आ जाता, लेकिन जो तमाम सबूत निकल कर आए हैं उसके आधार पर अब इस्तीफा दिया गया है, तो क्या इसे कह सकते हैं कि अपने मन से इस्तीफा दिया है? देखिए, इस्तीफा तो ऑफकोर्स अपने मन से ही दिया जाता है, किसी के दबाव में तो नहीं दिया जाता है। अब इसमें 2-3 चीजें निकल कर आती है कि भैया जब नहीं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादा समय लगा लिया गया? जब इस तरह के आरोप हैं, नैतिकता के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री जब इस्तीफा दे चुके हैं, तो कम से कम आप उदाहरण तो ले ही सकते हैं। अब देखिए, अब ये उनकी पर्सनल राय है, उनकी पार्टी की पर्सनल विचारधारा है कि भैया हमें इस्तीफा कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। इस्तीफा देने में देरी हुई कि जल्दी हुई, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। पर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप में अगर गिरफ्तार होता है, या उस पर कम से कम, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल केसेस तो कोर्ट तभी ऑर्डर करती है गिरफ्तार करने का। देखिए, इनके नेता करीबन 300 करोड़ जिनका पकड़ाया था झारखंड में, उनको तो सरकार जेल लेकर, मतलब ईडी जेल लेकर नहीं जा पाई। कारण क्या था कि उनके यहाँ प्रूफ नहीं मिल पाया, टैक्सेशन पेपर पूरा मिल गया। तो जब टैक्सेशन यूनिट पे यह सवाल होता है कि वो कोर्ट को ऑर्डर देने पड़ते हैं कि भैया ठीक है, इनके यहाँ पे गड़बड़ी है, तभी जाके, क्योंकि फाइनेंशियल केसेस पे बिना सबूत के गिरफ्तारी नहीं होती है। भले अदर क्रिमिनल केसेस पे दूसरे आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है, पर फाइनेंशियल केसेस। रियाज अहमद जी, जवाब दीजिएगा आप। फाइनेंशियल, सुनिए, आपको पता नहीं गिरफ्तारी क्यों की गई है मंत्री जी को? आपको पता है? अरे रियाज अहमद जी, राजनीति अगर है तो फिर बता दीजिए ना। अगर आप जानते हैं क्यों की गई गिरफ्तारी, तो फिर अब तक आपने खुलासा क्यों नहीं कर दिया? अगर इतना ही नॉलेज नहीं है तो उस पर डिबेट मत क्या कीजिए। आप नॉलेज है तो उसकी पूरी नहीं। रियाज अहमद जी, कोर्ट के मामले और कोर्ट से इतर आप बात नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने मंत्री को अंदर रखा हुआ है, अभी तक सबूत आप दे नहीं पाए, और उसके बाद आप हमारे मुंह पर ताला लगाने की कोशिश करें। अरे आप खुलासा कर दीजिए ना। आप क्यों नहीं खुलासा कर सकते? अगर आपके मंत्री इतने ही पाक साफ हैं तो आप खुलासा क्यों नहीं कर सकते? क्यों आपने कोर्ट को अभी तक सबूत दे पाने में आप नाकाम रहे हैं? आप सुनना नहीं चाहते? बीजेपी का प्रवक्ता बन के बैठे हुए। नहीं, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। ये आप कह दीजिए तो कह दीजिए। मुझे आप ये बात बताइए कि अभी तक अगर आप कह रहे हैं कि बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी काम के उन्हें अभी तक जेल में रखा गया है, तो उसके पीछे अभी तक आपने क्या किया? आप सुन लीजिए मेरी आपने कोर्ट, हाँ सुनाइए। नहीं सुनिएगा? नहीं सुनाइए, मैं पूरा मौका दे रही हूँ आपको। हाँ सुनिए, अब क्या है ना कि मंत्री जी जिस मंत्री पद में थे, वो चाहते नोटिस देने के बाद तो वो नहीं भी जा सकते थे, चुनाव का भ्रष्टता बता देते। लेकिन जिस तरह से वो सोभर आदमी थे, 42 साल की राजनीति, उन पे कोई दाग नहीं लगा था।
नोटिस आया, उन्होंने नोटिस का गए पहले दिन और जाकर फिर दूसरे दिन भी उनको बुलाया गया। तो वो नहीं, दूसरे दिन नहीं, 5 दिन का समय दिया गया कि आप 5 दिन के बाद आइए। फिर अचानक से उनको बोला गया कि नहीं, ऊपर का प्रेशर है, आप आ जाइए। अच्छा, वो चले गए। गिरफ्तारी तो बिना कुछ किए आपके मंत्री सिर्फ कहने पर जेल चले गए। कुंदन तिवारी जी, क्या लगता है आपको, कौन सी कहानी सुना रहे रियाज अहमद जी? देखिए, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने कल्पना सोरेन जी की जमकर तारीफ की, ठीक है। तब तक मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं था, मैंने कल्पना सोरेन जी की जमकर तारीफ की, कल्पना सोरेन जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली, तब तक सब चीजें ठीक थी। जैसे ही मैंने कोई तथ्य बोला, आप ये कह रहे हैं, रियाज अहमद साहब ये कह रहे हैं कि हम मतलब इस कोर्ट के ऑर्डर को ठुकरा के अपने मन से नहीं जेल जा सकते। अब तो फोन भी कट गया, सुनना भी नहीं चाहते। ठीक है, अब कोर्ट का ऑर्डर कैसे कोई ठुकरा सकता है? जब आपको कोर्ट सम्मन करेगी तभी तो जेल जाएंगे। इसमें कोर्ट क्यों बहाना देगी चुनाव का मेरा टाइम था? ऐसे तो कोई भी नेता कर सकता है, केजरीवाल भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, वो सीएम रहे हैं, ऐसे कोई भी नेता कर सकता है, ये कोई बात थोड़ी हुई। तो हेमंत सोरेन भी बाहर आ जाते, क्योंकि फाइनेंशियल केसेस पे ट्रिब्यूनल 3 महीने का होता है, उस पर कोई जरूरी नहीं होता है कि भैया आपको बेल मिलेगा तभी आप बाहर आएंगे। आपके जब तो ट्रिब्यूनल पूरा नहीं होगा, प्रूफिंग पूरी नहीं होगी, तब तक बाहर नहीं आ सकते। ये कैसी कैसी बातें कहते हैं कि उनका मन होता है। चलिए, पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट अपना काम करेगा, एजेंसी अपना काम करेगी। कमाल खान जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, लोग हठधर्मी करते हैं, एक तो चोरी भी और दूसरे सीना जोरी भी। ये वही कहानी को चरितार्थ करते हैं। अगर थोड़ा सा भी नैतिकता थी तो सबसे पहले तो अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए था। त्याग पत्र दिलवाया गया, फिर विभाग को मुख्यमंत्री ने दिया, सामने देख नहीं रहे कि क्या क्या है। अब वो हठधर्मी कर रहे हैं, झूठा लॉजिक दे रहे हैं, तो उसका तो कोई आपका है नहीं। चलिए, कमाल खान जी, समय नहीं है मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी। कुंदन तिवारी जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और रियाज अहमद जी जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हालांकि सवालों का जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हम झारखंड को लेकर बातचीत कर रहे थे, कल्पना सोरेन के विधानसभा सदस्य के रूप में विधानसभा में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन की कुर्सी को लेकर जो खतरा बताया जा रहा है, आगे आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर झारखंड में बदलती है, ये देखना होगा। और साथ ही साथ कांग्रेस में भी मंत्री पद को लेकर कवायद की शुरुआत हो चुकी है। किसको मौका मिलेगा, किसको पार्टी मौका देती है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।